मनहूस कहीं की, मुझसे जबान लड़ाती है। रुक, अभी तेरी चमड़ी उधेड़ता हूँ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। चल उठ और जाकर गांव में भीख मांग और मेरे शराब पीने के लिए पैसे मांग कर ला। जी आप क्यों मेरे साथ ऐसा जुल्म कर रहे हो? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझ पर रहम कीजिए। मैं अब और नहीं जा सकती गांव में भीख मांगने। नहीं जाएगी? रमेश शराब के नशे में धुत अपनी पत्नी खुशी को बेरहमी से पीटे जा रहा था। बस बस और मत मारिए मुझे। मैं जाती हूँ गांव में भीख मांगने। मैं जाती हूँ गांव में भीख मांगने। जल्दी जा और पैसे लेकर आ, वरना तुझे जान से मार दूंगा मैं, समझी? खुशी जैसे ही पीछे मुड़ती है तभी सामने उसकी दो अमीर सहेलियां इशिता और सोनाली खड़े थे। खुशी? दोनों खुशी के पास जाते हैं। खुशी के शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे और उसके शरीर पर कई सारे घाव के निशान थे। खुशी, ये सब क्या है? तुम्हारा ये पति तुम्हें मार पीट कर भीख मांगने क्यों भेज रहा है? बता खुशी, बता ये सब क्या है? तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई? तभी खुशी इशिता सोनाली को कुछ कहने लगती है। अब खुशी इशिता सोनाली को क्या बता रही है ये हम जानेंगे बाद में। पहले हम चलते हैं इस कहानी की शुरुआत में कि आखिर खुशी का जीवन इतना दर्दनाक कैसे बना। भोला, भोला! तभी खुशी के घर का नौकर खुशी के पास आता है। जी छोटी मालकिन। तभी खुशी कप की सारी गर्म चाय भोला के चेहरे पर फेंक देती है। दो कौड़ी के नौकर, तुझे कितनी बार कहा है मैंने कि चाय में चीनी कम डाला कर? इतनी चीनी कौन डालता है चाय में? माफ कर दीजिए छोटी मालकिन, मैं अभी दूसरी चाय बनाकर लाता हूँ। भोला दौड़ता हुआ रसोई में चला जाता है। तभी खुशी की दो गरीब सहेलियां इशिता सोनाली साधारण कपड़े पहने खुशी के घर आती हैं। क्या बात है, आज तो मैडम के चेहरे पर गुस्से की झनकार कुछ ज्यादा ही झलक रही है। क्या बताऊं यार, वही हमारे घर का दो कौड़ी का नौकर हमेशा कुछ ना कुछ गलती करता रहता है और मेरे हाथों मार खाता है। खुशी, उस गरीब भोला को मत मारा कर, तुम कब गरीब के दर्द को समझोगी? अरे यार, मुझे नहीं समझना कुछ भी। चल, अब कॉलेज के लिए देर हो रही है। तभी खुशी का अमीर पिता मनीष अपने कमरे से बाहर आता है। खुशी, जरा इधर कमरे में आना। आई पापा। सोनाली, शिता, तुम दोनों बैठो, मैं आई। और हाँ, नीचे बैठना, सोफे पर नहीं, वरना सोफा गंदा हो जाएगा। खुशी अपने पिता के कमरे में चली जाती है। कितना घमंड है ना खुशी को अपनी अमीरी का। हम गरीबों को तो कैसे ये रास्ते के कीड़े मकोड़े समझती है। कोई नहीं यार, अपनी सहेली है। थोड़े समय बाद खुशी कमरे से बाहर आती है और अपनी सहेलियों के साथ रोज की तरह कॉलेज चली जाती है। खुशी खड़गपुर गांव में अपने पिता मनीष के साथ अपने बड़े से घर में रहती है। मनीष बहुत अमीर है। खुशी के बचपन में ही उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। माँ का प्यार न मिलने पर खुशी काफी घमंडी हो चुकी थी। उसे अपने पिता के पैसों पर बड़ा घमंड था। खुशी हमेशा अपने नौकर के साथ ऐसा ही बर्ताव करती थी। खुशी की सहेलियां सोनाली, इशिता उसी गांव में अपने गरीब माता पिता के साथ रहते हैं। वो काफी गरीब थे। तभी तीनों कॉलेज जाते हैं। दोपहर का समय सब कॉलेज के पार्क में बैठे थे। यार, ये सर ना लेक्चर में कुछ ज्यादा ही बोर कर देते हैं। सोनाली, इशिता, चलो हम मूवी देखने चले जाते हैं। नहीं खुशी, तू भले ही एक अमीर पिता की बेटी है, तेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पर हम बहुत ही गरीब हैं। हमारे माता पिता बड़ी मुश्किल से इतना संघर्ष करके एक एक पैसा जमा करके हमें पढ़ा रहे हैं और हम अपने माता पिता के पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहते। हमें पढ़ाई करके कुछ बनना है, इसीलिए ये मूवी देखना, घूमना फिरना, ये सब हम नहीं करने वाले। हाँ खुशी, हम अपने माता पिता के भरोसे को टूटने नहीं देंगे। क्या यार, तुम दोनों हर समय भरोसे की पुंगी बजाते रहते हो। अरे पढ़ लिख कर कौन सा तीर मार लोगे तुम दोनों? तीर तो नहीं मारेंगे, पर अपने माता पिता की थोड़ी गरीबी तो दूर करेंगे। इशिता सोनाली कॉलेज में चले जाते हैं। इशिता सोनाली गरीब थे, इसीलिए उन्हें अपने माता पिता के पैसों की बहुत परवाह थी। वो हमेशा अपना ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में बिताते थे और खुशी बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती थी। उसे बस घूमना फिरना, शॉपिंग करना और अपने पिता के पैसों को उड़ाने का शौक था। बहरहाल एक साल यूं ही बीत जाता है। तीनों सहेलियों की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है। एक शाम खुशी अपने घर में बैठी थी, तभी इशिता सोनाली वहां आते हैं। खुशी, ये ले मिठाई खा, एक नहीं बल्कि दो दो खा। अरे भाई, क्या बात है, किस खुशी में मिठाई खिलाई जा रही है? खुशी, हमें ना एक कंपनी में नौकरी मिल गई है और दूसरी खुशी ये है कि हम दोनों का रिश्ता भी एक अच्छे और बड़े घर में तय हो गया है। 8 दिन बाद हमारी शादी है। तुम्हारी शादी? और अमीर घराने में? तुम जैसी बेकारन से कौन अमीर शादी करेगा? एनीवेज, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तीनों काफी समय तक बातें करते रहते हैं।
करीब 8 दिन बाद इशिता सोनाली की शादी 2 अमीर लड़कों से हो जाती है और वो एक कंपनी में नौकरी भी करने लगते हैं। कुछ दिन बाद खुशी कॉलेज में फेल हो चुकी थी, इसीलिए उसे कहीं भी जॉब नहीं मिल पाई थी। एक शाम मनीष की कंपनी के 2 आदमी मनीष के घर आते हैं। अरे सर, आप लोग यहाँ? मनीष, तुम हमारी कंपनी के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो। तुम 15 सालों से कंपनी का माल विदेश की कंपनी में चोरी से सप्लाई कर रहे थे। ये सुनकर खुशी और मनीष के होश उड़ जाते हैं। सर, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पुख्ता सबूत है मनीष। ऑफिसर, ले आइए उसे। तभी एक पुलिस ऑफिसर एक मदन नाम के आदमी को लेकर आता है। हाँ साहब, यही है वो। यही मुझे कंपनी का माल चुरा कर लाकर देते थे और मैं उसे विदेश भेजता था। ये सुनकर मनीष वहाँ से भागने लगता है। तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है। भागना तो अब तुझे हवालात में है मनीष। 15 सालों से तूने कंपनी के साथ जो धोखा करके कंपनी का करोड़ों रुपया खाया है, अब हम तुझसे 1-1 रुपया वसूल करेंगे। छोड़िए मेरे पापा को, इन्होंने कुछ नहीं किया है। तभी पुलिस मनीष को लेकर चली जाती है। उसके बाद कंपनी वाले मनीष की सारी संपत्ति, घर, सब कुछ अपने कब्जे में ले लेते हैं, जिसके बाद खुशी रास्ते पर आ जाती है। ये क्या हो गया हमारे साथ? खुशी बेतहाशा रोने लगती है। तभी वो पास वाले गांव में अपने गरीब दूर के रिश्तेदार के पास जाकर उनके छोटे से घर में रहने लगती है। प्रकाश बहुत गरीब था। वो गांव में दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। कुछ महीने बाद एक रात खुशी घर में आंख बंद करके लेटी हुई थी और प्रकाश, मानसी उसके पास बैठे थे। मानसी, ये खुशी सोई हुई है या जाग रही है? जी, ये तो कब का सो गई। मानसी, हम कब तक इस खुशी को पालते रहेंगे? ये तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ हमसे हमारा गुजारा नहीं हो पा रहा है, तो हम इस खुशी को कैसे जीवन भर अपने पास रखें? जिसके पिता जेल में हैं, अब ये बेचारी जाएगी कहाँ? नहीं मानसी, अब हम और नहीं रख सकते खुशी को। हम कोई लड़का देखकर इसकी शादी करवा देते हैं और इसे इस घर से रफा दफा कर देते हैं। तभी ये सारी बातें खुशी सुन लेती है और वो रोने लगती है। क्यों मेरे पापा मुझसे क्यों दूर हो गए? तभी कुछ ही दिनों बाद मानसी, प्रकाश, खुशी की शादी उसी गांव के एक गरीब शराबी लड़के रमेश से करवा देते हैं। रमेश के परिवार में कोई नहीं था। वो अकेला अपने छोटे से झोपड़े में रहता था। रात का समय खुशी रमेश की झोपड़े में दुल्हन के रूप में बैठी थी। क्या क्या सपने देखे थे मैंने अपनी शादी को लेकर, कि मेरी शादी एक अमीर घर में होगी। तभी रमेश शराब के नशे में गिरते पड़ते अपने घर आता है। रमेश जी तो शराब पी कर आए हैं, ये शराब भी पीते हैं? रमेश जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चल उठ और बाहर जाकर चूल्हे पर मेरे लिए गर्मा गर्म रोटियां बना। जी, रात के 12 बज रहे हैं, इस समय कैसे मैं चूल्हे पर रोटियां बनाऊं? तभी रमेश खुशी को पीटने लगता है। जितना कहा उतना सुन, चल जा, वरना मार मार कर तेरी चमड़ी लाल कर दूंगा मैं। खुशी रोते रोते घर के आंगन में आकर मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां बनाने बैठ जाती है। पापा, पापा आपकी बहुत याद आ रही है पापा। अगले दिन सवेरे, चल जा और गांव में भीख मांगकर शराब के लिए पैसे लेकर आ जा। जी, आप मुझ पर क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो? तभी रमेश खुशी को एक जोरदार चाटा मार देता है। जा, वरना जान से मार दूंगा मैं तुझे। खुशी रोते रोते गांव में आकर एक एक से भीख मांगने लगती है। खुशी कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि अब रमेश ही उसके जीवन का सहारा था। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। खुशी रोज रोज फटे पुराने कपड़े पहनकर गांव में जाकर भीख मांगने लगती है। तभी एक दिन उसकी सहेलियां इशिता, सोनाली वहां आते हैं। तभी खुशी उन्हें सारी बात बताती है। क्या हमारी सहेली के साथ इतना सब हो गया? रो मत खुशी, अब हम आ गए हैं ना। तभी सोनाली, इशिता खुशी को इशिता के बड़े से ससुराल में लेकर आते हैं और उसे अच्छे कपड़े पहनाकर, उसे खाना खिलाकर उसकी खूब सेवा करते हैं। और कुछ दिनों के बाद खुशी की शादी शहर में रहने वाले एक अमीर लड़के दीपक से करवा देते हैं, जिसके बाद दीपक खुशी को खूब प्यार देने लगा और दोनों मजे से खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तो आखिरकार उसकी सहेलियों की वजह से खुशी के जीवन में आ गई ढेर सारी खुशियां। माँ, मुझे नहीं करनी है उस काली कलोटी साक्षी से शादी। बेटा, रंग रूप में क्या रखा है, इंसान की अच्छाई देखी जाती है। साक्षी बिटिया बहुत ही संस्कारी और सुशील है। उससे शादी करने के बाद तेरा भाग्य ही चमक उठेगा। अपनी माँ की खातिर कर ले बेटा साक्षी से शादी। भाई मान जाइए ना माँ की बात। बेटा, तू जानता है ना, मैं एक बड़ी बीमारी से जूझ रही हूँ। पता नहीं कब ये बीमारी मुझे खा जाए, इसीलिए
मेरे मरने से पहले मेरे सामने शादी कर ले बेटा, शादी कर ले। गरीब सुरेश अपनी मां सुजाता और काली बहन पायल के साथ अपने झोपड़े घर में बैठा था। सुरेश और उसके परिवार वाले बहुत ही गरीब थे। सुजाता एक लाइलाज बीमारी से जूझ रही थी। अब सुजाता सुरेश की शादी उसी गांव में रहने वाली अपनी बचपन की सहेली यशोदा की बेटी साक्षी से करवाना चाहती थी, और सुरेश इस बात से राजी नहीं था क्योंकि साक्षी का रंग बहुत ही काला और सांवला था। बहरहाल मां की इमोशनल बातें सुनकर सुरेश कुछ ही दिनों बाद काली सांवली साक्षी से शादी कर लेता है। सुरेश कारखाने में मजदूरी करता है। तभी शादी के दूसरे ही दिन बीमारी के चलते सुजाता की मौत हो जाती है। अपनी मां की मौत देखकर सुरेश और पायल खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद तीनों अपने छोटे से घर में बैठे थे। जी, अब आप कब तक ऐसे ही उदास रहेंगे? अब हमें सारी बातें भुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। काली कलोटी, तू हमारे जीवन में बर्बादी बनकर आई है। तेरे आते ही माँ हमें छोड़कर चली गई। मैं तुझ जैसी अपशगुनी को इस घर में नहीं रहने दूंगा। तभी सुरेश साक्षी को पीटने लगता है। भाई भाई क्या कर रहे हो आप? छोड़िए भाभी को। अपशगुनी कहीं की, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। भाई छोड़िए भाभी को, इसमें भाभी का कोई दोष नहीं है। माँ की मौत बीमारी की वजह से हुई है, भाभी की वजह से नहीं। इसी की वजह से हुई है माँ की मौत। इस काली कलोटी से शादी करके ही मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। इसकी तो मैं। सुरेश जैसे ही साक्षी को मारने लगता है तभी पायल साक्षी के सामने आ जाती है। अब अगर एक बार भी आपने भाभी पर हाथ उठाया ना भाई, तो मैं चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को यहाँ जमा कर दूंगी। जाइए यहाँ से। सुरेश घर से बाहर चला जाता है। साक्षी खूब रोने लगती है। भाभी, आप भाई की बातों का बुरा मत मानिए। क्या मैं सच में अपशगुनी हूं पायल? क्या माँ जी की मौत मेरे ही कारण हुई है? नहीं भाभी, आप ऐसा मत सोचिए। पायल साक्षी को पानी देकर उसे चुप करवाती है। रात का समय साक्षी बाहर आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी सुरेश शराब के नशे में लड़खड़ाते हुए घर आता है। मनोज कहीं की, तू अब तक यहीं है? तभी सुरेश फिर से साक्षी को पीटने लगता है। साक्षी की आवाज सुनकर पायल बाहर आती है और सुरेश को धक्का दे देती है। तभी सुरेश घर में जाकर सो जाता है। पायल, इन्होंने तो शराब पीना भी शुरू कर दिया। माँ के जाने से तो भाई कुछ ज्यादा ही बिगड़ता जा रहा है। उसके बाद अगले दिन से सुरेश रोज अपने काम पर जाने लगा और शाम को शराब पीकर आता। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। अब सुरेश के शराब पीने से साक्षी पायल के भूखे रहने के दिन आ चुके थे। एक दिन सुरेश आंगन में साक्षी को पीट रहा था। तभी पायल सुरेश को ऐसा धक्का देती है कि सुरेश सर के बल एक बड़े से पत्थर से जाकर टकरा जाता है, जिसके बाद सुरेश की वहीं मौत हो जाती है। ये देखकर पायल साक्षी खूब रोने लगते हैं। कुछ दिन बाद अब घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था। भाभी, घर में तो राशन ही नहीं है, अब हम क्या खाएंगे? अब जीवन का गुजारा करने के लिए हमें ही कुछ करना होगा। अगले दिन दोनों ननद भाभी गांव में जाते हैं तो उन्हें एक ईंट बनाने वाली भट्टी पर मजदूरी का काम मिल जाता है, जिसके बाद दोनों उस भट्टी पर 100 रुपए रोज से मजदूरी करके अपने लिए 2 वक्त के खाने का जुगाड़ कर लेते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक शाम दोनों घर में बैठे खाना खा रहे थे। पायल, अब कोई अच्छा सा लड़का देखकर मुझे तुम्हारी शादी करवा देनी होगी। नहीं भाभी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पायल, तुम मेरे कारण अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? भाभी, मैं चली जाऊंगी तो आप अकेले कैसे रह पाएंगी? आप भी दूसरी शादी कर लीजिए फिर, ताकि हम दोनों ही अपने अपने जीवन में खुश रह सके। पायल, काले रंग और विधवा की बात सुनकर कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, इसीलिए तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अकेले जीवन बिता लूंगी। नहीं भाभी, अगर आप शादी करोगे तो ही मैं शादी करूंगी, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। ठीक है, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। उसके बाद दोनों रोज रोज अपने काम पर जाने लगे। अब पायल के लिए कुछ रिश्ते आते हैं, पर काले रंग की वजह से किसी भी रिश्ते में बात नहीं बन पा रही थी। इसी तरह 6 से 7 महीने बीत जाते हैं, पर अब तक ना पायल की शादी हो पा रही थी और ना साक्षी की, और उसकी वजह थी दोनों का काला रंग। एक दिन दोनों पास वाले शहर में किसी काम से जाते हैं। तभी उन्हें एक जगह एक मॉडलिंग शो का पोस्टर दिखाई देता है, जहां लिखा था आने वाले 8 दिन में शहर में एक बहुत ही बड़ा मॉडलिंग शो होने जा रहा है। जो इस शो में विजेता होगा उसे 1 लाख रुपए का इनाम और साथ में मिस ब्यूटी का खिताब दिया जाएगा। वाह, यहाँ तो मॉडलिंग शो होने जा रहा है। आपको पता है भाभी, बचपन से मेरा सपना मॉडल बनने का था, पर इस काले रंग ने मेरे हर सपने को चकनाचूर करके रख दिया है। आज अगर मेरा रंग गोरा होता ना, तो मैं भी इस शो में जरूर भाग लेती। काला रंग हुआ तो क्या हुआ,
तुम भी ये शो जीत सकती हो पायल। चलो हम इस शो में तुम्हारा भी नाम लिखवा कर आते हैं। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझ जैसी काली लड़की कैसे ये शो जीत सकती है। पायल, जब खुद पर भरोसा हो ना तो किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। शायद हमारा शहर में आने का मकसद ही यही रहा हो कि तुम इस शो में भाग ले सको और शायद यहाँ से तुम्हारी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो जाए। तो ठीक है, आपको भी मेरे साथ इस शो में हिस्सा लेना होगा। तभी दोनों शहर के उस मॉडलिंग शो के ऑफिस में जाकर वहां अपना नाम लिखाकर अपने गांव, अपने घर चले जाते हैं। रात का समय। भाभी, मैं शो में कौन से कपड़े पहनूं? मेरे पास तो नए और अच्छे कपड़े हैं ही नहीं। शो की पॉलिसी में तो न्यू ड्रेस पहनकर आने को कहा गया है। नए कपड़े तो मेरे पास भी नहीं है। अब क्या करें? हमारे पास में तो पैसे भी नहीं है, वरना हम नए कपड़े खरीद लेते। दोनों के पास पुराने कपड़े थे और पास में पैसे भी नहीं थे। पायल, शो को 8 दिन का समय बाकी है। तब तक हम दिन रात काम करके कुछ पैसे जमा करके उन पैसों से नए कपड़े ले आएंगे। तभी अगले दिन से साक्षी पायल रात दिन भट्टी पर कड़ी मजदूरी करने लगे। इसी तरह सारा दिन बीत जाता है। शाम का समय। तभी भट्टी का मालिक दोनों को 6,000 रुपए उनकी मजदूरी देता है। साक्षी पायल, ये लो मेरी तरफ से 4,000 रुपए। इन पैसों में अपने लिए बढ़िया सी ड्रेस खरीदना और शो जीत कर ही आना। 10,000 रुपए पाकर दोनों काफी खुश हो जाते हैं। तभी दोनों सड़क से अपने घर की ओर जाने लगते हैं। उतने में 2 गुंडे बदमाश वहां आकर साक्षी के हाथ से वो सारे पैसे छीनकर भाग जाते हैं। चोर चोर चोर, पकड़ो इन्हें! दोनों उन बदमाशों का पीछा करते हैं तो वो दोनों बाइक पर बैठकर वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर साक्षी पायल खूब रोने लगते हैं। भाभी, हमारे पैसे तो वो बदमाश लेकर चले गए। अब कल शो के लिए हम कपड़े कैसे खरीदेंगे? दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोने लगते हैं। तभी एक बुजुर्ग बाबा वहां आते हैं। क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों यहाँ बैठकर रो क्यों रहे हो? तभी साक्षी बाबा को सारी बात बताती है। बिटिया, भाग्य भी तुम दोनों के साथ ये कैसा अजीब खेल खेल रहा है। पहले तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो गए और अब ये सब। तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों की सारी परेशानी दूर कर दूंगा। तभी बाबा अपने थैले से 2 खूबसूरत सी ड्रेस निकालकर साक्षी और पायल को देते हैं। बच्चों, ये कोई मामूली ड्रेस नहीं है, ये जादुई ड्रेस है। इसे पहनने के बाद तुम्हारे जीवन के सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। भाभी, उन्हें हमारी बीती जिंदगी की परेशानियों के बारे में कैसे पता चला? हमने तो उन्हें वो बताए ही नहीं थे। तभी दोनों वो कपड़े लेकर घर आते हैं और अगले दिन शहर आकर दोनों शो के चेंज रूम में जाकर वो दोनों ड्रेस पहनकर बाहर जाते हैं। तो साक्षी ने जो ड्रेस पहनी थी वो सोने की ड्रेस बन जाती है और पायल की ड्रेस चांदी की ड्रेस बन जाती है। और ड्रेस पहनते ही दोनों का रंग भी काफी गोरा हो चुका था, जिसके बाद दोनों परियों की तरह खूबसूरत लग रही थी। भाभी, ये क्या हो गया? हम इतने खूबसूरत कैसे हो गए? और ये ड्रेस सोने चांदी की कैसे बन गई? बाबा ने कहा था ना ये ड्रेस जादुई ड्रेस है, शायद ये इन्हीं का कमाल है। वाओ, मैं तो कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। तभी दोनों शो में ड्रेस पहनकर जाते हैं, जिसके बाद दोनों की खूबसूरती और उनकी यूनिक ड्रेस देखकर दोनों ये शो जीत जाते हैं और दोनों को मिस ब्यूटी का खिताब और 1 लाख रुपए मिल जाते हैं। तभी दोनों अपने गांव, अपने घर आते हैं और वो जादुई ड्रेस उतारते हैं तो उनका रंग अब भी गोरा ही था। देखा पायल, इसे कहते हैं समय का पलटना। हम खूबसूरत भी हो गए और हमारी परेशानी भी दूर हो गई। अब हम शहर में इन पैसों से एक घर खरीदकर वहीं रहकर मजे से अपना जीवन बिताएंगे। तभी दोनों शहर में एक घर खरीदकर अपने जादुई ड्रेस से कई सारा सोना चांदी निकालने लगे और उन्हें बेचकर मजे से अपना जीवन बिताने लगे। तो देखा दोस्तों, भाग्य बदलते देर नहीं लगती। अब कल तक जिन लड़कियों को रिश्ते नहीं आ रहे थे, आज उन साक्षी पायल से शादियां करने के लिए लोग मरे जा रहे थे। तो इसी को भाग्य का खेल कहते हैं।